देखिए, भाषा अध्ययन के लिए हमने जो गद्यांश आपको लिखवाए हैं, उस गद्यांश के ऊपर मैं कुछ सवाल जवाब कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा देखा जाए। इस गद्यांश के ऊपर आपका सबसे पहला सवाल है, जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। देखिए, सबसे पहले खड़े होइए और तब मैं जब बोलूंगा तो आप जवाब दीजिएगा। एक लड़के ने बोला गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, तो इतनी तो बातें आपको सबको समझ में आ रही हैं। गुड, चलिए, तो 2 अक्टूबर जो लोग कह रहा है वो लोग बैठ जाओ। चलिए, बहुत अच्छा, आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सबसे पहले आपको खड़ा होना है, उसके बाद मैं जो पूछूंगा तब जवाब देना है। राजघाट, राजघाट जो बच्चा लोग बोल रहा है वो लोग बैठो। गुड, तो फिर अब आप कि इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिली बताइए। इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिली? लिखिए, लिख के बोलिए, मतलब लिख के बताइएगा, कैसे बता दीजिएगा, लिख कर बताइएगा। ठीक है, चलिए, हमने आपसे पूछा कि इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिला। तो जिन जिन बच्चों ने इस गद्यांश से कुछ सीखा है और उन्होंने उसका आंसर बनाया है, वे खड़े हो जाएं। गुड, आप बोलिए संजना। हमें इस गद्यांश से यह सीख मिलता है कि हमें हमेशा सत्य और अहिंसा की राह पर चलना चाहिए और महात्मा गांधी की तरह बनने का प्रयत्न करना चाहिए। गुड, इनकी बातों को आपने सुना? आप बोलिए आदित्य। हाँ, इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा शांति, अहिंसा और सत्य का मार्ग चुनना चाहिए। गुड, चलिए, ठीक है, आप बोलिए राधा। इस गद्यांश से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति का रास्ता चुनना चाहिए और हमें कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी हिंसा करनी चाहिए। गुड, लगभग लोगों का यही आंसर होगा। बैठिए। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लिख रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप जो लिख रहे हो कि इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि, ठीक है, यह जो लाइन है इसको आप क्या है कि अपने आंसर से निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपकी क्लास जो है बढ़ रही है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको आंसर बनाना है, तो थोड़ा कुछ परिवर्तन उसमें करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह लाइन लिखना गलत है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप पॉइंट पे आइए। ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ यह है कि मान लीजिए यहाँ हम पढ़ते हैं, अब पहले पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा, अब यहाँ पर जो बलिदान जो महात्मा गांधी दिए हैं, इससे भी आपको सीख मिलती है। सीख मिलने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, हर पॉइंट में मिलेगा। जो श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उससे भी आपको सीख मिल रही है। ठीक है, कि जैसे अन्य नेता लोग जो है महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देते हुए मतलब राजघाट पहुंचते हैं, उस प्रकार हम भी जहाँ कहीं भी हो वहाँ महात्मा गांधी को याद करें और उनके लिए 2 अक्टूबर के दिन कुछ सोचें। और हम लोग करते भी हैं ऐसा, और अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में या सरकारी जगहों पे या प्राइवेट रूप से जो जिसको जितना जैसे लगता है वैसे करता भी है। तो यहाँ भी आपको सीख मिलती है, फिर यहाँ भी आपको सीख मिलती है। सीख मिलने के लिए तो हर लाइन से मिलेगा। अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख उन्होंने दी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मतलब इन ये जो आधे से नीचे जो भी पॉइंट है वहाँ आपको सीख मिल रही है। ठीक है, तो आप सीधे इन सभी चीजों को क्या है कि पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, पॉइंट के रूप में लिखने से आपको बेहतर फायदा यह होगा कि बातें भी स्पष्ट होती हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो चेक करने वाला होता है, चेकर जो होता है, उसको सुविधा भी होता है चेक करने में। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि इस गद्यांश से हमें निम्नलिखित सीख मिलती है। पहला पॉइंट कि
राजघाट मतलब राजघाट पर नेता श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी को, उस तरीके से उनके जयंती के अवसर पर हमें भी उन्हें याद करना चाहिए, पहला। दूसरा, महात्मा गांधी ने जिस तरीके से देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनके इस मतलब तरीके से हमें भी अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने की मतलब सोच बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा, सत्य और अहिंसा का रास्ता हमें चुनना चाहिए। हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। फिर सत्य ही मेरा धर्म है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है, तो हमें भी अपने धर्म को सत्य पर आधारित करने चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप मतलब अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आपको मिलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, अभी आपसे बात किया था कि सबसे पहले भाषा सीखने की जो प्रोसेस है वह बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना और समझना, यहाँ तक चल रहा था, ठीक है। बोलने के बाद पढ़ना सीखता है आदमी, पढ़ने के बाद लिखना सीखता है, फिर पढ़ना लिखना बोलना साथ में सीखता है, फिर समझना भी सीखता है, अब इसके बाद समझाना सीखता है, ठीक है। अब इसमें आता है, एक आता है व्याख्या करना, ठीक है, और दूसरा आता है संक्षेपण करना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन लिखने के तरीके को सिखा रहा हूँ, आप सिर्फ ये न सोचिए कि गद्यांश सिखाया जा रहा है, ये गद्यांश नहीं है, ये छोटे रखे गए हैं कि क्लास में बच्चे समझ पाए। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, 5-5 पन्ने के, 10-10 पन्ने के जो चैप्टर हैं, उसको आप इसी तौर पे समझ सकते हो। व्याख्या करना, जैसे कि मैं यदि कहूँ कि फूलों से नित हंसना सीखो, ठीक है, तो यह कविता का पॉइंट हो गया। यह क्या कह रहा है कि फूलों से नित हंसना सीखो। यदि आपको इस पंक्ति का व्याख्या करना होगा तो आप क्या लिखिएगा कि जिस प्रकार फूल जो है हमेशा क्या है कि मतलब खुश और हंसते हुए नजर आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख है, कष्ट है। जबकि यह भी देखा जाता है कि जिस पौधे में क्या है कि नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ गई हैं, वह सूख के गिर रही हैं, या कल वाले जो फूल हैं वह मुरझा गए हैं, फिर भी आज जो फूल है वह खिला हुआ नजर आ रहा है। अर्थात फूल का पौधा एक ही है, लेकिन उनके निचले टहनिए मतलब टहनियाँ सूखने की कगार पे हैं, फिर भी ऊपर वाला टहनी जो है खुश है। अर्थात उसी प्रकार हमें भी फूलों से ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट है, कुछ दुख है, तो कुछ सुख है, ठीक है। तो इन चीजों को, दुख को मान करके हमें ज्यादा उदास नहीं होने चाहिए, खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात यह जो पंक्ति है आपको व्याख्या करा रही है कि फूलों से नित हंसना सीखें। अब इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि फूल से हंसने का तरीका सीखो। ऐसे अगर देखा जाए तो फूल तो हंसता नहीं है, आप फूल को हंसते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन उसकी भावनाओं को देखा जाता है। और साहित्य की सबसे बड़ी बात यही है कि जो विद्यार्थी या शिक्षक या कोई भी व्यक्ति साहित्य की भावनाओं को समझ जाए तो वह आसानी से साहित्य को समझ लेगा, और जब वह साहित्य को समझ लेगा तो उसे भाषा अर्थात समझना, लिखना, बोलना सब आ जाएगा। और जब तक लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना नहीं आएगा तब तक वो अन्य किसी सब्जेक्ट में भी बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए। तो अब यहाँ फूलों से नित हंसना सीखो, अर्थात फूल से हमें रोज हंसना सीखना चाहिए। सिर्फ इतना ही इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है अब जो जितना व्याख्या कर सकता है उसके हिसाब से है। तो इस लाइन का जो मैंने प्रक्रिया किया वह व्याख्या करना था। क्या था? व्याख्या करना। अब इसको संक्षेपण करना। अब जैसे कि जो गद्यांश आपको दिए गए हैं इसका जो आंसर है, यदि आपको दीर्घ उत्तरीय में आ जाए कि आपने इस गद्यांश से क्या सीख लिया, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में यदि आपका वह क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर में हो या दीर्घ उत्तरीय में हो तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे लिखना होगा, अलग अलग पॉइंट में व्याख्या करते हुए, समझाते हुए कि भाई मतलब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो उसका क्या फायदा हुआ, उसका क्या महत्व है अपने आप में, ठीक है। उस तरीके से आप अपने आप में भी क्या कर सकते हैं कि बदलाव ला सकते हैं,
ठीक है। महात्मा गांधी ने जो बलिदान दिया वो क्यों दिया, कैसे दिया, इन सभी चीजों का चर्चा करना होगा। देश के लिए दिया तो वो भी भारत के निवासी थे और आप भी भारत के निवासी, यहाँ पे लिखा गया कि पोरबंदर, ठीक है ना, और आप भी भारत के निवासी हो। तो इस तरीके से आप व्याख्या कर सकते हो। और यदि क्वेश्चन जो है 1 नंबर या 2 नंबर में आता है कि आपने इससे क्या सीख लिया, तो आपको तब लिखना पड़ेगा जो आप अभी आंसर बोले हो, कि तब आप लिखोगे महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है, जब संक्षेपण में आ जाए। समझो ना बातों को। सवाल 2 टाइप के आते हैं, आप देखे होंगे, लिखा होगा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षेपण, मतलब संक्षिप्त में उत्तर, मतलब आंसर दे, उत्तर दे, या लिखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी जीवन की व्याख्या करें, या लिखे, मतलब व्याख्या करने के लिए जब कहेगा तो आपको व्याख्या करना पड़ेगा, और संक्षेपण करने के लिए कहेगा तो आपको उसको संक्षेप में करना होगा। समझ रहे ना बातों को। तो इस तरीके से अगर हमको संक्षेप में लिखना है तो हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी के बलिदानों को याद करते हुए और उन्होंने जो अहिंसा और सत्य का रास्ता चुना था उसे समझते हुए, ठीक है ना, फिर मतलब अपने धर्म को भगवान मानने की जो बात उन्होंने की थी, इस बात को भी समझते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मतलब हम यह सीख लेते हैं कि उनके कुछ बातों को यहाँ डाल देना होगा। सीख लेते हैं कि हमें भी अपने जीवन में उनकी तरह प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए बातों को। अब अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी के जीवन में महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का क्या महत्व था? तो अब आप क्या जवाब दोगे? दे सकते हो, ऐसे दोगे कि अभी लिख के दोगे? लिखना पड़ेगा तो लिखो, जल्दी करो। चलिए, तो अब आप बताइए महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का क्या महत्व है? जो लोग बोल सकता है खड़े हो जाइए, जल्दी कीजिए। चलिए आप बोलिए। महात्मा गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का महत्व यह था कि सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसे पाने की। गुड। मैंने आपको पहले ही बोला है अभी कि आपको ये बात नहीं बोलना है कि महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का महत्व यह था कि, यह दूसरे तीसरे चौथे क्लास तक की शोभा देता है, इसके बाद बड़े क्लासेस में इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक सीखिए। कोई भी व्यक्ति जो है खुद से नहीं सीखता है, खुद से भी सीखता है भाई, खुद से भी सीखता है, लेकिन उसे सिखाने के लिए कुछ करना, मतलब तुम बोलो तो सुजीत। महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का निम्नलिखित महत्व है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बल पर ही इतने बड़े आंदोलन को शुरू कर पाए थे, और सत्य और अहिंसा का ही देन है कि आज उनके समाधि स्थल पे देश के नेता जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। गुड। और कुछ बोलेगा? चलिए आप बोलिए। महात्मा गांधी के जीवन में महात्मा गांधी हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का कहना था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पे चलता है, और उनके जीवन हमेशा सत्य की राह पे चलते थे, और उनका यह कहना था कि सत्य मेरा भगवान और अहिंसा है। गुड। आप बोलिए। महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सत्य और अहिंसा के कारण ये एक महान नेता बने और उनको पूरा दुनिया उन्हें याद करता है, और उनका जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा के कारण ही इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत ही नहीं, उन्होंने समाप्त भी किया था। चलिए ठीक है, बैठिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो कुछ भी बोलने का प्रयास किया। तो अब सुनिए कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, और इसी क्वेश्चन को ही नहीं, आप जब कोई भी पाठ पढ़िएगा तो उसमें महत्व आता है, उसमें सीख आता है, इसी टाइप के प्रश्न भी आते हैं। तो आपको सिर्फ इस गद्यांश को लेकर नहीं पढ़ना है, आपको जो कुछ भी है उस सब के हिसाब से पढ़ना है। देखिए, फार्मूले बेसिस के ऊपर अगर ध्यान लगाइएगा ना तो आपका काम आसान होगा। व्यक्तिगत पर्सनल कार्य करने से अच्छा है कि सामूहिक कार्य किया जाता है। और कहीं कहीं कोई टॉपिक ऐसा हो जो ज़्यादा मतलब भारी हो या ज़्यादा आपको हार्ड लगता हो समझने में, भारी तो कोई टॉपिक होता नहीं है लेकिन आप समझते नहीं हो तो आपको भारी लगता है, तो ऐसी स्थिति में भले ही आप व्यक्तिगत पर्सनल रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा का महत्व, यहाँ पे इस सवाल का सबसे केंद्र बिंदु क्या था? महत्व। महत्व का मतलब क्या होता है? वैल्यू, मूल्य, कीमत। ठीक है, तो किसी भी चीज की कीमत या वैल्यू कैसे होती है? जब उसमें गुण होता है। मान लीजिए इस चौक में लिखने का गुण है इसलिए इसकी वैल्यू है। समझ रहे बातों को? अर्थात महात्मा गांधी में जो गुण थे उस गुण के कारण उनका महत्व था, और उनका जो गुण था वह सत्य और अहिंसा था। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को पहचानना सीखिए। सत्य और अहिंसा क्या था? महात्मा गांधी के गुण थे, महात्मा गांधी के जीवन के हर कदम पर चलने वाले प्रयास थे, जिसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कमाया था। जो भी चीजें उन्हें मिली थी वह सत्य और अहिंसा के आधार पर ही मिला था। ठीक है, तो अब इसके महत्व को लिखना है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सत्य और अहिंसा ये दोनों शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और गुणी हैं, जो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका महत्व क्या है कि अतुलनीय हो जाएगा या सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आप इन शब्दों को बदल सकते हैं, मेरी भाषाओं को समझ करके आप अपनी भाषा मजबूत कर सकते हैं। आप इसी के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और लगातार रोज जो है लगभग जो है रोज इसको चलाने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे आशा है कि 4-5 दिनों के अंदर जो है आपको पाठ को समझने और लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा ये दोनों अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द और मतलब गुणी शब्द हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर यदि आता है तो उसके महत्व जो है क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन दोनों शब्दों का समावेश महात्मा गांधी में कूट के भरा हुआ था। बचपन से ही वे सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण उनके निम्नलिखित महत्व हुए। पहला, ठीक है ना, बापू के नाम से उन्हें जाना गया। दूसरा, मतलब आप इसमें अपने तरीके से भी कुछ मतलब बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, देश को स्वतंत्र कराने में उनका क्या है कि मतलब महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है। तीसरा, मतलब उन्होंने क्या है कि सत्य को ही अपना धर्म माना, सत्य को ही अपना भगवान माना। ठीक है, इस तरीके से आप उनके मतलब विषय में 4-5 लाइन लिख करके तब अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए कि उनके महत्व से मतलब उनके इस तौर तरीके से हमें क्या है कि हमें भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। बस 1-2 लाइन में, ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखने से आंसर ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। लेकिन आंसर आपको महत्व के केंद्र पर ही रखने हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंत में जाकर के निष्कर्ष के रूप में आपको अपना कॉम्प्लीमेंट भी कुछ दे देना है। ठीक है, इसी के साथ इस सवाल का तो आंसर आपको मिल गया। इस तरीके से ये सवाल आपको मिलेंगे। और फिर गद्यांश में जब आता है बात तो कभी कभार जो है इस गद्यांश का क्या हो जाता है कि मतलब शीर्षक देने के लिए भी कहा जाता है कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक होगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ महात्मा गांधी के विषय में बात हुई है, तो इसको तो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी, इसका शीर्षक निकल सकता है महात्मा गांधी, जो आपको भी सबको पता होगा यह बात। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जो है क्या कीजिए कि मतलब अगले गद्यांश का वेट कीजिए। एक मतलब इस गद्यांश के ऊपर 4 प्रश्न लिख लीजिए होमवर्क के रूप में, घर से बना करके आप लाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न लिखिए कि गांधी जयंती लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। गुड, लिखिए गांधी जयंती कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है। गांधी जयंती कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, श्रद्धांजलि शब्द
श्रद्धांजलि शब्द का अर्थ लिखें। श्रद्धांजलि शब्द का अर्थ लिखें। तीसरा क्वेश्चन, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। साधन व्याख्या करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। अभी चौथा क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का संक्षेपण करें। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन ये हो गए और इसके पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराई है। लगभग इन सभी क्वेश्चनों को एकदम खूबसूरत हैंडराइटिंग में अच्छे तरीके से आप करके लाइएगा। देखिए, घर से क्लास में जो कार्य होता है उस कार्य के ऊपर यदि आप घर से मेहनत नहीं करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको परेशानी होगा। और इन सभी क्वेश्चनों को मैं कल फिर से चेक करूंगा और आपने देखा कि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप बनाना सीख लेते हैं तो आपके अन्य सब मतलब सब्जेक्ट में भी आंसर क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ठीक है, चलिए।